चंबल नदी के पास में लखीमपुर नाम का एक गांव है। यहाँ पर ना सड़कें हैं और ना ही कोई पुलिस स्टेशन। चंबल का इलाका यहाँ के लुटेरों डाकुओं की वजह से बहुत प्रसिद्ध है। चंबल के डाकू समय समय पर अपनी जरूरतों के लिए गांव में डाका डाला करते हैं, जिससे अक्सर गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। लखीमपुर गांव में रिंकू अपने चाचा चाची के साथ रहता है। रिंकू के माँ पिताजी बचपन में ही गुजर चुके थे। उठ जाओ रिंकू, सुबह हो गई है। देखो सूरज निकल आया है। थोड़ी देर और सोने दो ना चाची। रात को क्या डाका डालने गया था जो इतनी देर तक सो रहा है? तो आपने मुझे भी डाकू बना दिया। रिंकू शरीर से अपाहिज है। वो चलते हुए थोड़ा लंगड़ाते हुए चलता है, जिस वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वो जब भी कहीं बाहर जाता तो अक्सर बच्चे उस पर हंसते और उसे चिढ़ाते हैं। इसी तरह एक दिन रिंकू सामान लेने के लिए दुकान पर जाता है। अंकल 2 पैकेट मैगी देना। कैसे हो रिंकू बेटा? मैं ठीक हूँ, ये लो तुम्हारी मैगी। रिंकू दुकानदार को पैसे देकर मैगी के पैकेट हाथों में लेकर घर की तरफ चलता है। तभी कुछ बच्चे उसके सामने आते हैं। अरे देखो देखो, लंगड़े भी मैगी खाते हैं। मैंने तो सुना था कि लंगड़े लोग सिर्फ लाते खाते हैं। कहीं मैगी खाने से हम भी तो लंगड़े नहीं हो जाएंगे? हाँ, हो भी सकता है भाई। मैं तो आज से ही मैगी खाना बंद कर दूंगा। रिंकू इनकी तरफ देखता है। उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाता और उदास होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की तरफ बढ़ता है। रिंकू अपने घर पहुंचता है और रोने लगता है। क्या हुआ रिंकू बेटा? चाची, आज फिर बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाया। सभी लोग मुझे लंगड़ा कहते हैं। बेटा, वो तो बच्चे हैं, मजाक मस्ती तो करेंगे ही। उनकी बात पर ध्यान मत दो। अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारी तो शादी करने की उम्र हो गई है। शादी की बात सुनकर रिंकू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। अब रिंकू के चाचा चाची उसके लिए लड़की देखते हैं, पर जब भी किसी को पता चलता है कि रिंकू अपाहिज है, तो हर लड़की उससे शादी करने के लिए मना कर देती है, जिससे रिंकू के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रिंकू की उम्र बढ़ रही है और कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए राजी नहीं है। इसलिए रिंकू के चाचा चाची एक लड़की से रिंकू की अपाहिज वाली बात छुपाकर रिश्ता तय करते हैं। रिंकू बेटा, एक लड़की ने शादी के लिए हाँ कर दी है। ये देखो उसकी तस्वीर, सीमा नाम है इसका। क्या सचमुच मेरी शादी होगी? हाँ बेटा, तुम्हारी शादी होगी और इसी लड़की से होगी। चलो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। रिंकू और उसके चाचा चाची शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। रिंकू बहुत खुश दिखाई दे रहा है। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। मंडप सजा हुआ है और रिंकू बैठा हुआ है। फेरे का समय निकला जा रहा है, लड़की को बुलाइए। सीमा मंडप में आती है तो फेरे लेने के लिए रिंकू खड़ा होता है, तो सीमा देखती है कि रिंकू अपाहिज है। ये क्या है? ये तो लंगड़ा है। आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं ये शादी नहीं करूंगी। सीमा ने जो भी श्रृंगार किया है वो उसे खराब कर देती है, जिसे देखकर रिंकू रोने लगता है और बहुत सारे लोग लंगड़ा कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। झूठ बोलकर शादी करोगे तो ऐसा ही होगा। रिंकू पास के कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। रिंकू के चाचा चाची को उसकी मौत से बहुत दुख होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और इस घटना को सभी लोग भूल जाते हैं। किसी को याद भी नहीं कि इस गांव में रिंकू नाम का कोई अपाहिज लड़का रहता था। अब सीमा की शादी एक दूसरे लड़के से तय होती है। सीमा भी इस शादी से बहुत खुश नजर आ रही है। सीमा डोली में बैठकर अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। एक आदमी डोली में बैठी सीमा को पानी देने के लिए जाता है तो देखता है कि सीमा डोली के अंदर है ही नहीं। अरे, दुल्हन तो डोली में से गायब है।
ये कैसे हो सकता है? देखो यही कहीं आसपास होगी, चलो ढूंढते हैं। सभी लोग सीमा को ढूंढने जंगल में निकलते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं भी सीमा दिखाई नहीं देती। ये देखो, यहाँ पर घोड़े के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। लगता है ये डाकुओं के घोड़ों के पैरों के निशान हैं। घोड़े तो किसी के भी हो सकते हैं, डाकू के घोड़ों के पैर अलग थोड़ी होते हैं। और अगर ये हरकत डाकुओं ने की है तो हम कर भी क्या सकते हैं? सही कहा, डाकुओं से झगड़ा मोल लेना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। चलो जाकर बता देते हैं कि सीमा नहीं मिली। सभी लोग परेशान और निराश होकर वापस घर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ एक अजीब सा दिखने वाला आदमी सीमा को उठाकर कुएं के रास्ते एक गुफा में ले जाता है। इसका चेहरा बहुत ही डरावना है। ये कोई गांव वाला है या कोई डाकू या फिर कोई और, ये देखना मुश्किल है क्योंकि गुफा में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कौन हो तुम? कौन हो? मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम और मुझे उठाकर यहाँ क्यों लाए हो? चुप हो जाओ, नहीं तो जान से मार डालूंगा। उसके चिल्लाने की आवाज गुफा में चारों तरफ गूंजने लगती है, जिसे सुनकर सीमा बहुत डर जाती है और एक कोने में जाकर रोने लगती है। धीरे धीरे रात हो रही है, जिससे गुफा में और ज्यादा अंधेरा हो जाता है। सीमा सामने की तरफ देखती है, तभी वो डरावना सा दिखने वाला साया उसकी नजरों के आगे आता है, जिसका डरावना चेहरा देखकर सीमा जोर से चिल्लाती है। दूसरी तरफ गांव में सभी लोग परेशान और हैरान हैं कि आखिर सीमा को डोली से कौन उठा कर ले गया। धीरे धीरे समय बीतने के साथ सभी लोग इस बात को भी भूल जाते हैं और इस गांव में एक दूसरी शादी की तैयारियां शुरू होती है। पर ससुराल जाते हुए जंगल में डोली से ये दुल्हन भी गायब हो जाती है। कई दिनों तक खोजबीन के बाद भी दुल्हन का कहीं कोई अता पता नहीं मिलता। अब इस गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि कोई भी इस गांव के लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहता। सभी को डर है कि उनकी बेटी इस गांव में दुल्हन बनकर नहीं आ पाएगी, इस गांव में आने से पहले ही कहीं गायब हो जाएगी। आखिर इस गांव में आने वाली दुल्हनों को डोली में से कौन उठा रहा है? क्या ये काम डाकुओं का है या फिर किसी भूत या शैतान का? अगर ये काम किसी भूत का है तो वो ये सब क्यों कर रहा है? लखीमपुर में से डोली में से रहस्यमयी तरीके से दुल्हन गायब हो रही है। सभी लोग परेशान हैं कि आखिर ये कौन कर रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए लखीमपुर सरपंच ने गांव में एक पंचायत बुलाई है। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि दूसरे गांव के लोग अपनी बेटियां हमारे गांव में बिहाने से डर रहे हैं। लोग सिर्फ डर ही नहीं रहे, बल्कि दूसरे गांव वालों ने साफ साफ मना कर दिया है कि चाहे उनकी लड़कियां जिंदगी भर कुंवारी रहें, पर वो लोग हमारे गांव के लड़कों से अपनी लड़कियों की शादी नहीं कराएंगे। जल्दी से कोई हल नहीं निकाला गया तो सचमुच हमारे गांव के लड़के बिना शादी के ही बूढ़े हो जाएंगे। निर्णय किया है कि अब मैं अपने बेटे की शादी करवाऊंगा और जब मेरी बहू की डोली आएगी तो बहुत से लोग बंदूक लेकर उसकी डोली की रखवाली करेंगे। हाँ, अब यही सही रहेगा। अब यही एक रास्ता रह गया है जिससे हमारे गांव में भी कोई दुल्हन सही सलामत आ सकती है। ये शादी गांव के सरपंच के बेटे की है, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से गांव को सजाया गया है। खाने में तरह तरह के पकवान बने हैं। सरपंच का बेटा सेहरा बांधकर इधर उधर घूम रहा है। सभी गांव वाले बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सबको यही आशा है कि उनके गांव में कोई नई नवेली दुल्हन आने वाली है। शादी की रस्में शुरू होती है। दुल्हा दुल्हन दोनों फेरे लेते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं।
कन्यादान के लिए कन्या के पिता को बुलाइए। लड़की के पिता आकर लड़की का कन्यादान करते हैं। सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं, अब विदाई का समय आ गया है। विदाई के बाद ससुराल के लिए दुल्हन की डोली आगे आगे चल रही है और उसके पीछे कुछ लोग बंदूक लेकर चल रहे हैं। पैदल चलते चलते सभी लोग थक जाते हैं तो विश्राम करने के लिए एक जगह को चुनते हैं। डोली को नीचे रखा जाता है। थक जाने के कारण विश्राम करते हुए इन लोगों की आंख लग जाती है और एक छोटी सी झपकी लेने के बाद जब ये लोग डोली में देखते हैं तो डोली में से दुल्हन गायब है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे बहू तो डोली में से गायब है, जल्दी से ढूंढो उसको, नहीं तो आज हमारी खैर नहीं। ये लोग जंगल में चारों तरफ दुल्हन को ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। ये लोग गांव पहुंचकर सरपंच को ये सूचना देते हैं। सरपंच जी, वो क्या हुआ? इतना हाँफ क्यों रहे हो? वो आपकी बहू। क्या हुआ मेरी बहू को? आपकी बहू डोली से गायब है। गायब है मतलब? ढूंढो उसको। हमने बहुत ढूंढा, हर जगह छान मारी पर वो कहीं नहीं मिली। मुझे तुम लोगों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये शादी सरपंच के बेटे की है, इसलिए सरपंच गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके सभी रास्तों और जंगल की छानबीन करता है पर फिर भी कुछ नहीं मिलता। आखिरकार सभी लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। ये मामला कुछ अलग ही लग रहा है, अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। आखिरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए इस गांव के पंडित जो कि तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं, वो अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए राजी हो जाते हैं। शादी के दिन जब उनकी बेटी डोली में बैठकर ससुराल जा रही होती है तो पंडित अपनी बेटी के साथ डोली में बैठ जाते हैं। जैसे ही डोली जंगल में पहुंचती है और डोली को जमीन पर रखा जाता है, अचानक से दो हाथ आते हैं और पंडित की बेटी को उठाकर ले जाते हैं। पंडित भी अपनी बेटी के पीछे पीछे जाते हैं और वो एक कुएं से होते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ है और मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। साथ ही गुफा काफी डरावनी लग रही है, इसलिए पंडित अपने एक कपड़े को पास में पड़े एक डंडे में लपेटकर एक मशाल बनाते हैं और उसे जला देते हैं। जैसे ही मशाल जलती है, पंडित की आंखों के सामने एक डरावना चेहरा आता है। पंडित को समझ ही नहीं आता कि ये इंसान है या शैतान या फिर कोई जानवर। पंडित डरते हुए पूछते हैं, कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो तुम्हारे गांव की दुल्हनों को उठाता हूँ। क्यों कर रहे हो ये सब? मैं इस गांव में किसी की शादी नहीं होने दूंगा। गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कभी मैं इस गांव में रहा करता था, अपाहिज होने के कारण सभी मुझे लंगड़ा लंगड़ा कहकर चिढ़ाते थे और इसी वजह से शादी के दिन मेरी होने वाली दुल्हन मंडप छोड़कर चली गई। इसलिए जब भी मैं किसी भी दुल्हन को लाल जोड़े में देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है और मैं उस दुल्हन को उठाकर यहाँ ले आता हूँ। छोड़ दो उन सब लड़कियों को। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। पंडित अपनी बेटी से उसकी गुड़िया मांगते हैं। वो गुड़िया एक दुल्हन की तरह लाल जोड़े में सजी हुई है। पंडित इस गुड़िया को अपने हाथों में रखते हैं ताकि ये भूत को दिखाई दे। शादी के लाल जोड़े में गुड़िया को देखकर भूत गुस्से से लाल हो जाता है और उस गुड़िया की तरफ बढ़ता है। पंडित उस गुड़िया को जमीन पर फेंक देते हैं। अब भूत उस गुड़िया की तरफ बढ़ रहा है। पंडित अपने गले से एक माला निकालते हैं और मंत्रों का जाप करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो भूत उस गुड़िया को उठाने के लिए नीचे झुकता है, पंडित उस भूत के गले में वो माला डाल देते हैं। भूत का शरीर जलने लगता है। नहीं।
जैसे ही भूत का शरीर खत्म होता है, पंडित उसकी आत्मा को मंत्रों के जरिए उस गुड़िया में कैद कर लेता है। आत्मा गुड़िया में कैद होने पर गुड़िया उछलने लगती है। पंडित उस गुड़िया को जमीन में गाड़ देता है और मशाल लेकर उन लड़कियों को ढूंढने लगता है। गुफा में अंदर की तरफ जाने पर पंडित को सभी लड़कियां मिल जाती है। पंडित उन सभी लड़कियों को लेकर गांव वापस चला आता है।